देखिए बेटा, अभी हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में पढ़ चुके मोड कैसे निकालते हैं। इंडिविजुअल में भी देख चुके, डिस्क्रीट में भी देख चुके। अब देखिए कभी कभी क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको बताया था जनरली ऐसा होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही हमारा मोड मोड होता है। मगर कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं और उसको फिर हम करने के लिए ग्रुपिंग का ही सहारा लेते हैं। ग्रुपिंग से ही हमें पता चलता है कि भाई कौन सा हमारा मोड है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा एक बार, वेयर द मॉडल क्लास इज अदर देन वन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर कभी ऐसा हुआ ग्रुपिंग करने के बाद हमें पता चला जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, बाय ग्रुपिंग करने के बाद वो ग्रुप सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो ऐसे केस में भी मोड निकालने के लिए फॉर्मूला अलग यूज़ किया जाता है। पढ़िए, इट मे नॉट नेसेसरली बी वैल्यू which occurs the largest number of times in a series, as in some cases the point of maximum concentration may be around some other value। तो कई बार क्या होता है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किसी और नंबर के चारों तरफ होता है, मोड के चारों तरफ नहीं होता, इसीलिए उस केस में फिर मोड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये हो जाता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ टू अपॉन एफ जीरो प्लस एफ टू इंटू आई। यहाँ पर एफ वन वाले का यूज नहीं किया जाता, यानी जो आपका मॉडल क्लास सेलेक्ट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूले में यूज नहीं होता, उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, उससे ऊपर वाले क्लास ग्रुप का फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, और आई उसी वाले ग्रुप का क्लास इंटरवल होता है। ये फॉर्मूला आपने तब लगाना है जब ग्रुपिंग करने के बाद वो ग्रुप सेलेक्ट ना हो जिस ग्रुप की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, तो फिर ऐसे केस में मोड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। देखिए मैंने एग्जांपल आपके लिए लिखा है, फाइंड द मोड फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। कैसे, देखिए ये आपको दे रखे हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज और उसके अंदर हमने लिखा हुआ है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए ये मैंने लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और उसके बाद आपको मैंने नंबर स्टूडेंट्स भी लिख दिए, कौन कौन थे, कितने कितने थे। अब जरा चेक करते हैं कैसे होता है कैलकुलेट, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग में वही काम करना है हमें, 3 और 4 को ऐड किया, कितना आ गया 7, 8 और 7 को ऐड किया 15, 6 और 3 को ऐड किया 9। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक छोड़ के दो दो के ग्रुप किए, 3 को छोड़ दिया, 4 और 8 का 12, 7 और 6 का कितना आ गया हमारे पास 13। अब एक बात समझिए जरा, आपको वैसे शुरुआत में दिख रहा था कि जो 8 नंबर है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो ये वाला ग्रुप सिलेक्ट कर लेते आप। मगर देखिए ग्रुपिंग करने के बाद अब क्या होने वाला है, अभी और भी चलते हैं आगे, तो ग्रुपिंग के बाद क्या फैसला होगा ये आप देखेंगे। एक बार देखिए, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो गया 15। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 7 प्लस 6 प्लस 3, तो कितना हो गया हमारे पास 16। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक छोड़कर 3 3 के पेयर बनाए, यानी 3 को छोड़ दिया, 4 प्लस 8 12, 12 और 7 19। तो फिर उसके बाद हमारे पास 3 का ग्रुप नहीं बनता, छोड़ दिया। फिर 2 को छोड़कर 3 3 के ग्रुप बनाए, 8 प्लस 7 प्लस 6, तो कितना हो गया हमारे पास 15 और 6 21, 21। ऐसे हमने जो है टोटल कर लिए सारे। अब हमने अपना टैली साइन लगाना शुरू किया। सबसे पहला टैली साइन उस नंबर को दिया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार थी, यानी वो कौन है यहाँ पर 8, तो 8 को हमने सबसे पहली बार एक फ्रीक्वेंसी दे दी। फिर उसके बाद हमने देखा टोटल में कौन ज़्यादा है, 15। 15 किस किस वजह से आया था, 8 की वजह से आया था और 7 की वजह से आया था, तो हमने इन दोनों को दे दिया। उसके बाद हमने देखा 13 नंबर सबसे ज़्यादा था, तो 13 नंबर किन किन की वजह से आया, 7 और 6 की वजह से, तो मैंने एक दिया 7 को, एक मैंने दिया 6 को, तो 7 और एक 6। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा था 16, 16 किन किन नंबरों की वजह से आया था, 7 6 और 3, तो मैंने एक 7 को दिया, एक 6 को दिया और एक 3 को दिया, राइट। फिर उसके बाद मैंने 19 सबसे ज़्यादा आया था, तो 19 किन किन की वजह से आया था, 4 प्लस 8 प्लस 7 की वजह से, एक 4 को दिया, एक 8 को दिया और एक 7 को दिया, राइट। फिर उसके बाद 21 नंबर कितने लोगों की वजह से आया था, 8 7 और 6, तो एक 8 को दिया, एक 7 को दिया और एक 6 को दिया। तो अब मैंने इनका टोटल किया, पहले वाले का टोटल 1, फिर 4, फिर 5, फिर उसके बाद 3 और फिर 1। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 5 नंबर की, तो 5 नंबर के सामने कौन सा ग्रुप सेलेक्ट हुआ मेरा, 30 से 40, तो 30 से 40 वाला ग्रुप मेरे पास सेलेक्ट हो चुका है।
तो यही मेरा अभी ग्रुप सेलेक्ट होने का मोड आया। मगर अब एक प्रॉब्लम आई, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी 8 वाली, वो सेलेक्ट नहीं हो पाया, बल्कि कोई और ही नंबर सेलेक्ट हुआ। यानी अगर आप चेक करें तो हमने कहा था जनरली जो होता है ग्रुपिंग करने के बाद हमारे पास पता चलता है कि हमारा मोड कहाँ होगा, मगर यहाँ कुछ उल्टा हुआ। यहाँ पर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी वो वाला ग्रुप सेलेक्ट नहीं हुआ, बल्कि 7 नंबर वाला ग्रुप सेलेक्ट हुआ, और 7 नंबर के सामने जो ग्रुप था वो था 30 से 40। तो ये हमारा मोड क्लास हुआ, तो इसके अंदर अब हमारा मोड है। मगर अब प्रॉब्लम मैंने आपको कहा था क्या, मैंने कहा था भाई अगर आपका ग्रुप वो वाला सिलेक्ट हो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा नहीं थी, तो फिर मोड निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। फिर ऐसे केस में मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये तो देखिए, द मॉडल क्लास इज अदर देन वन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो वाली से अलावा ये फ्रीक्वेंसी वाली ग्रुप हमारे को सिलेक्ट हुआ। तो अब उसके लिए कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला आपको मालूम है, F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई और L प्लस L मतलब लोअर लिमिट यानी 30, F2 मतलब उसी वाले ग्रुप से नीचे वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी यानी 6, और F0 मतलब उस वाले ग्रुप से ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी यानी कि 8। तो अब ऐसे केस में देखिए हमने फॉर्मूला लगाया, L को क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट यानी 30 प्लस प्लस का मतलब ये हो गया F2 मतलब उससे नीचे वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी यानी 6, और इससे ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी F0 8 प्लस 6, और 10 का मतलब हो गया आपका इस वाले ग्रुप का जो हमारा गैप है 30 से 40 का 10। तो हमारे पास टोटल आंसर फिर इससे आगे हमारा 34.2857 ये हमारे पास मोड हो गया। मगर आप ऐसे केस में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे 2F1 माइनस F0 वाला, यहाँ पर आपको फॉर्मूला यही लगाना होगा। और ये फॉर्मूला केवल तब लगेगा जब आपका वो वाला ग्रुप सिलेक्ट नहीं हो पाया जिस ग्रुप की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, बल्कि ग्रुपिंग करने के बाद कोई और ही ग्रुप आपका सिलेक्ट हुआ। तो ऐसे केस में हम इसी तरह से अपना फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी बात हुई मोड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज में, डिस्क्रीट में और इंडिविजुअल में। आगे चलते हैं, देखिए मोड व्हेन क्लास इंटरवल आर अनइक्वल, अगर आपके क्लास इंटरवल अनइक्वल हो, यानी मोड के अंदर अगर आपके क्लास इंटरवल अलग अलग हो, जैसे 0 से 10 कि कितना हो गया हमारे पास 10, 10 से 30, अब देखिए यहाँ पर 20 का गैप आ गया, 30 से 40 फिर से 10 का गैप आ गया, 40 से 50 फिर से 10 का गैप आया, 50 से 60 फिर से 10 का गैप आया। तो एक जगह पर 10 का गैप है, कई जगह पर 20 का गैप है। तो अभी हमने क्या करना है, क्या इनको अब इक्वल बनाना जरूरी है मोड निकालने के लिए, तो हमने क्या कहा, यस इनको अभी हम इक्वल बनाना सिखाएंगे आपको कैसे बनाना है, फिर उसके बाद हम मोड कैलकुलेट करेंगे कैसे, ठीक है, अभी आपको समझाएंगे। देखिए यार स्पेशल पॉइंट में अब हम आपको पहले बता दें, अगर मान लीजिए आपका कभी मॉडल क्लास जो सिलेक्ट हुआ बाय ग्रुपिंग करने के बाद वो सबसे पहला वाला हो गया, तो सबसे पहले वाला जब हो गया आपका, तो उससे ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी तो आपको कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो ग्रुप सबसे पहला था। तो जब सबसे पहला ही ग्रुप सिलेक्ट हो गया तो उससे ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या माननी होगी, 0। और अगर सबसे लास्ट वाला ग्रुप आपका सिलेक्ट हुआ तो F2 यानी उसके नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी आपको कभी नहीं मिलेगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, F2 0। तो जब पहले वाला सिलेक्ट हो सबसे पहले वाला ग्रुप, तो F0 आपका, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40। अब फॉर एग्जांपल आपका ये वाला ग्रुप सिलेक्ट हो गया 0 से 10, तो अब इससे ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आप कहां से लाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हमें F0 चाहिए होता है उससे ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, तो वो हमें क्या माननी होगी, 0। और बाय चांस आपका सबसे आखिरी वाला ग्रुप अगर सिलेक्ट होता है तो हम F2 कहां से लाएंगे, मतलब इससे नीचे वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, तो फिर उसे भी हम क्या मानेंगे, 0। तो ऐसा कभी कभी होगा, रेयर होगा, कभी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा ज्यादातर, ये तो अब बताने वाली बात है, मगर क्वेश्चनों में कभी आपको ज्यादातर ये नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, ये बात हमने आपको पहले भी बताई है, मीन में भी अप्लाई होती है, मोड में भी अप्लाई होती है, ऐसे ये मीडियन में भी अप्लाई होती है, तीनों चीज़ों में ये अप्लाई होती है हमारे पास। देखिए जरा, अगर मुझे हमने एक आपको क्वेश्चन दिया कि y और x का रिलेशन इस तरह से है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है, और हमने कहा y वाली सीरीज का मोड बताइए क्या होगा, ठीक है, और जबकि हमने आपको x का मोड गिवन था, मोड ऑफ x हमने आपको दे रखा था मान लीजिए, और वो था आपके पास मान लीजिए 15।
तो बड़ा आसान है। फिर ये वाली जो इक्वेशन है, इस रिलेशन से हम y के मोड के बारे में लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं कि y का मोड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का मोड, ठीक है, और -2। तो बड़ा आसान है, 2 इंटू एक्स का मोड कितना दे रखा है 15, -2, तो 30 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28। तो एक्स का मोड हमारे पास कितना आ जाता है 28। बहुत ही आसान है, आपको समझ आना चाहिए। बस ये आपको मैं इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि वैसे मैं मीन में, मीडियन में इसे अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, इसलिए मोड में अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है तीनों पॉइंटों में सेम पॉइंट आपको सही तरीके से समझ आना चाहिए, और ये सभी जगह पर इक्वली एप्लीकेबल होता है, मीन में भी, मोड में भी और मीडियन में भी। राइट, आइए अब देखते हैं। मीडियन जो होता है और मोड जो होता है क्या कहता है, इट इज अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अगर सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन हुई है तो ये बदल सकता है, चेंज हो सकता है, इस पर चेंज आता है। इट ऑल्सो नोट डेट, ये आपको मैंने बता ही दिया, अगर आपको एक रिलेशन दिया हुआ तो वाई का मोड आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये ओरिजिन और स्केल दोनों से इफेक्टेड होता है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों आइटम से इफेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? चलिए अब मैं इसके बाद आपको और पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक अभी आपका मोड खत्म हुआ और उसके बाद हम बात करते हैं अभी। चलिए बेटा, अब थोड़ा सा और समझते हैं आगे कैसे कैसे होगा ये। एक अब छोटा सा पॉइंट है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं। मतलब एक तरह से एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंट्रल पॉइंट से दोनों तरफ एक तरह से ही फैला हुआ हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना, उसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़िए, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहली पहचान क्या है, उस वाले डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा मीन, मोड, मीडियन एक ही आंसर होगा सबका, तीनों का। अगर मोड 20 है तो मीन भी 20 है, मीडियन भी 20 है, नहीं तो वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमेशा ऐसा होगा, मीन, मोड, मीडियन की वैल्यू सेम आएगी, कोइंसाइड करता, एक ही पॉइंट पर वो मिलेंगे। दूसरी बात, डेटा व्हेन प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ गिव द नॉर्मल बेल शेप फॉर्म, यानी जब भी आप सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को एक ग्राफ के तौर पर शो करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, उनके वैल्यूज को, उनकी फ्रीक्वेंसी को, तो वो ग्राफ पर आपके कैसे प्लॉट होगा, एक बेल शेप ले लेगा। बेल शेप अभी मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से लेता है। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन द थर्ड क्वार्टाइल इज द सेम डिस्टेंस ओवर द मीडियन एज द फर्स्ट क्वार्टाइल। ये भी समझाता हूं, देखिए ये तो पहले हो गई बेल शेप। बेल शेप में क्या होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपका मीन, मोड और मीडियन तीनों की वैल्यू आती है और सेम होती है। तो ये वो कहता है कि जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ग्राफ पे प्लॉट करने का वो एक बेल शेप में होता है, और इस तरह से वो बेल शेप एक धारण कर लेता है, और इसके अंदर जो होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये कभी भी इस ग्राफ को टच नहीं करती इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका नाम अगर आप कभी आगे पढ़ेंगे अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा जो शेप होती है वो बेल शेप होती है। इसमें मीन, मोड, मीडियन तीनों एक ही जगह पर कोइंसाइड करते हैं। अब देखिए, वो यहाँ पर ये भी कहता है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपका इस पॉइंट पर क्या आता है Q1, यहाँ पर आपकी Q1 की वैल्यू आ गई, जैसे मान लो यहाँ पर आपका Q1 आ गया, ऐसे यहाँ पर आपका Q3 आ गया, तो Q3 और Q1 दोनों मीडियन से बराबर दूरी पर होंगे, यानी जितना दूर Q1 होगा उतना ही दूर Q3 होगा मीडियन से, और मीडियन को तो आपको पता है Q2 बोलते ही हैं। तो Q2, Q1 और Q3 ये आपस में एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो अगर यहाँ पर Q2 है यानी मीडियन है, तो यहाँ पर अगर Q3 है, तो यहाँ पर अगर Q1 है, तो ये जो इनका डिस्टेंस होगा ये सेम होगा, ये अलग अलग नहीं होगा। मगर ऐसा केवल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पाया जाएगा, और जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा उनमें ऐसा नहीं पाया जाएगा। तो याद रखिएगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मोड, मीडियन तीनों एक ही जगह पर कोइंसाइड करते हैं, इसकी शेप बेल शेप होती है। और तीसरी बात यह है कि इसका जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो मीडियन से जितनी दूरी पर होता है उतनी ही दूरी पर मीडियन से थर्ड क्वार्टाइल भी होता है। थैंक यू, आगे चलते हैं। अब जैसे हमने कहा ये वाली सीरीज लिखी, हमने फ्रीक्वेंसी लिखी, आप अगर इसके कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट करिए। इसमें मीन भी 35 आएगा, मोड भी 35 आएगा, मीडियन भी 35 आएगा, क्वार्टाइल 1 25 आया, क्वार्टाइल 3 45 आया। अगर आप देखें तो क्वार्टाइल 1 प्लस क्वार्टाइल 3
इन दोनों को ऐड करूं मैं और आधा कर दूं तो ठीक मीडियन के इक्वल आ जाएगा। 25 और 45 कितने होते हैं? 70। 70 का आधा किया तो कितना आ गया? 35। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मीडियन कितना है हमेशा? 35। तो यानी मोड अगर 35 आया, मीडियन 35 आया और मीन भी 35 आएगा हमेशा। तो यहाँ पर आपको ये पता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में एक खास बात होती है। अब ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आप याद रखिएगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आप मीडियन की वैल्यू ऐसे निकाल पाएंगे और किसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं। कभी आप सोचे हर जगह ऐसी बात सच हो जाती है, कभी नहीं होगी ऐसी बात सच। केवल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसी बात सच होगी कि अगर मैं Q1 को और Q3 को ऐड कर दूं और उसका आधा कर दूं तो मीडियन आएगा, अन्यथा ये हर डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं हो सकता, केवल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ही ऐसा हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल होंगे, है ना। और असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास पहली बात तो एक कार्ल पियर्सन ने दिया इंपेरिकल रिलेशन, इसको हम बोलते हैं इंपेरिकल रिलेशन बोलते हैं, जो कि किसने दिया? कार्ल पियर्सन ने दिया। कार्ल पियर्सन ने इंपेरिकल रिलेशन दिया मीन मोड मीडियन का। उसने कहा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यू आर टू मीन, तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो, यू आर टू मीन। अब सुनिए, तो मीन के साथ तो 2 ही आएगा, टू मीन, ठीक है। अब सुनिए इंपेरिकल रिलेशन क्या कहता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। ये इंपेरिकल रिलेशन कहलाता है, ये कार्ल पियर्सन ने दिया। जबकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल होते हैं, जबकि इंपेरिकल रिलेशन में मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है। ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। अभी तक हम बेटा पढ़ चुके मीन, मीडियन, मोड, और अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी में ज्योमेट्रिक मीन। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन, फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद वेटेड मीन, तब जाकर ये सेंटर वैल्यू वाला पॉइंट खत्म होता है। तो देखिए अब जरा बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन, बड़े ध्यान से समझिए। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक के बिना काम नहीं होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। बेसिक के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट ऑफ 15, स्क्वायर रूट ऑफ 15 का मतलब क्या है? आप 15 का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़ा सिंपल होता है 15 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, ऐसे लिखते हैं आप, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर का रूट 15, ठीक है, रूट 15 का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर 2 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको बार बार लिखने का तरीका बता रहा हूँ, 15 के ऊपर ऐसे लिख दिया तो भी ठीक है, और ऐसे लिख दिया तो भी ठीक है। फिर इसके बाद जरा देखिए क्यूब रूट मतलब थर्ड रूट, 15 का थर्ड रूट ऐसे लिख दिया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फोर्थ रूट, फोर्थ रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिफ्थ रूट ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिक्स रूट ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेवेंथ रूट ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एट्थ रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे तो कितने भी रूट लिखते रहो, पहले आपको बेसिक समझ आना चाहिए बेटा। रूट का मतलब हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर पावर लगाकर भी लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4, या हम इसके ऊपर छोटा सा अपना सुपरस्क्रिप्ट करके इस तरह से इसको डिनोट भी कर सकते हैं, है ना। मगर एक बात बताइए जरा सोचकर, जब हमने 2 वाला लिखा यानी स्क्वायर रूट लिखा यानी अंडर रूट लिखा, एक ही बात है। जब आप कहीं पर भी इस तरह का साइन देखें और उस पर छोटा सा सुपरस्क्रिप्ट की तरह कुछ ना लिखा तो उसको क्या एज्यूम करा जाता है कि वो स्क्वायर रूट है। अगर मैंने लिख दिया इस तरह से अंडर रूट में 18, तो अब कोई कहेगा जी यहाँ पर तो लिखो ये 2 है, 3 है, 4 है, क्या है? तो हम यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब क्या माना जाता है? इसका मतलब माना जाता है स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट। ओके, ये क्लियर है आपको बात? अब ध्यान से सुनिए।
अब हम बात करते हैं कि भाई ये स्क्वायर रूट मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमें ये बहुत आवश्यक होगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको अभी आगे समझाता हूँ किस तरह से ये मेरे बेटे कैलकुलेट होता है, आप उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी सिखाऊंगा कि भाई जैसे क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। एक ऑर्डिनरी कैलकुलेटर की मदद से आप केवल कौन कौन से रूट निकाल सकते हैं, 1/2 वाला यानी अंडर रूट, 1/4 वाला यानी कि फोर्थ रूट, 1/8 वाला यानी एट्थ रूट, 1/16 वाला यानी कि आपके यहाँ 16th रूट, 1/32 वाला यानी कि 32 रूट, यानी 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ये वाले तो आप निकाल सकते हैं। मगर इनके बीच में 1/3 वाला यानी थर्ड रूट आप नहीं निकाल सकते कैलकुलेटर से, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवेंथ रूट नहीं निकाल सकते आप कैलकुलेटर से। वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको निकालना सिखाऊंगा। आप अपना कैलकुलेटर साथ लेकर बैठिए, आपको अब प्रैक्टिस के हिसाब से ही ये समझना होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए बेटा, एक तो मैं आपको ये बात बता दूं, आपको जो सीए में कैलकुलेटर अलाउड होगा वो ऑर्डिनरी कैलकुलेटर अलाउड होगा। सीए के फाउंडेशन लेवल पर, इंटर लेवल पर, फाइनल लेवल पर, हर जगह पर आपको कैलकुलेटर अलाउड है। किसी भी पेपर में भी अलाउड है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स में आप नहीं ले जा सकते, लॉ में नहीं ले जा सकते, आप हर पेपर में कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। मगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा किसी भी हालत में। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये किसी भी हालत में आपको अलाउड नहीं होगा। ऐसे ही एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर आता है, ये वाला, ये भी आपको किसी तरह से भी अलाउड नहीं होगा। फाइनेंशियल कैलकुलेटर नॉट अलाउड किसी भी पेपर में, किसी भी हालत में। ठीक है, तो आपको केवल ऑर्डिनरी कैलकुलेटर की ही मदद लेनी है और कोई भी पेपर में आप ऑर्डिनरी कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। सीए के थ्रू आउट द सभी पेपर्स में आप ले जा सकते हैं। अब देखिए, मैं कैलकुलेटर की मदद से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको आगे बहुत काम आएगा। कहीं पर भी ये चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये सब आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास अंडर रूट का बटन होता है उसकी मदद से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जैसे आपको ही मालूम है कि फोर्थ, जैसे 4 है हमारे पास, अगर हम बात करें 4 नंबर की, 4 नंबर का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है हमारे पास, 2। ठीक है, ये हमें सबको पता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं 5 × 5 × 5 कितना होएगा हमारे पास, 125। अगर आप 125 का यहाँ से क्यूब रूट निकालना चाहें यानी थर्ड रूट, है ना, थर्ड रूट ये कभी नहीं निकलेगा आपसे। ये आप 3 बार बटन दबाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। 3 बार बटन दबाने का मतलब ये नहीं है कि वो क्यूब रूट आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अब एक बात मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो पहले बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप कैलकुलेटर में अंडर रूट का एक बार बटन दबाते हैं तो इसका मतलब क्या, स्क्वायर रूट आएगा। एक बार बटन दबाने से कौन सा आएगा, आपका स्क्वायर रूट। और अगर आप इसको 2 बार दबाते हैं तो आपके पास आता है इसके अंदर स्क्वायर, 2 बार दबाने से फोर्थ रूट। अगर आप इस वाले बटन को 3 बार दबाते हैं तो आपको मिलता है एट्थ रूट, है ना। और अगर आप इसको 4 बार दबाएंगे तो इसमें आपको मिलता है 16th रूट। यानी हम लोग कैलकुलेटर की मदद से ज़्यादा अंडर रूट का बटन दबाकर सेकेंड रूट, फोर्थ रूट, एट्थ रूट, 16th रूट, 16 के बाद 32 रूट, 32 के बाद 64 रूट ये निकाल सकते हैं। मगर इनके बीच के कोई भी इस बटन की मदद से कैलकुलेट नहीं करे जा सकते। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट ध्यान से समझिएगा। 6 लिखा, आप यहाँ पर कॉर्नर पे चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर के लेफ्ट हैंड पर कॉर्नर पे ऊपर अभी 1 डिजिट्स आ रही है, 01। ठीक है, अगर आप इसको इंटू करते रहेंगे तो होगा क्या, देखिए ज़रा। इंटू करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे इंटू, इक्वल, 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 इक्वल। जब यहाँ पर ऊपर 8 आ रहा है तो इसका मतलब आपका ये अभी 7 बार मल्टीप्लाई हो चुका है। फिर एक बार और किया
तो ये हो गया 8 बार मल्टीप्लाई। कितनी बार? 8 बार। यानी जब आपका 8 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर 9 आ रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका ऊपर 12 आ रहा है तो मतलब 11 बार मल्टीप्लाई हो गया। अगर ऊपर 15 आ रहा है तो इसका मतलब 14 बार मल्टीप्लाई हो गया। अभी ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो चुका है? 8 बार। अब अगर आपको 8th रूट निकालना है अंडर रूट की मदद से तो बड़ा आराम से निकल सकता है। आपको बटन कितनी बार दबाना होगा? 3 बार। 3 बार दबाने से 1/2 1/2 1/2 3 बार हो जाता है। यानी 1/2 की मल्टीप्लाई अगर आप 1/2 के साथ लगाएं फिर एक बार 1/2 के साथ लगाएं तो 1/8 हो जाता है। तो यानी 8th रूट 3 बार बटन दबाने से आएगा। देखिए 1 2 और 3, तो ये बिल्कुल 6 आ जाता है। हमने वैसे भी कैलकुलेट करा था 6 को अगर हम 8 बार मल्टीप्लाई करें तो जो फिगर आती है उसको हमने अगर थर्ड रूट निकाला तो आंसर 6 आना चाहिए हमारा। तो हमारे पास 6 आंसर आ चुका है। तो अब जैसे एक बात सोचिए ज़रा, अगर मैंने यहाँ पर लिखा मान लो 12, ओके 12 लिखा। अब मुझे 12 को मल्टीप्लाई करना है 12 से ही 16 बार। तो यहाँ पर ऊपर राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपके यहाँ कितना आएगा? 17। तभी आपके यहाँ 16 बार मल्टीप्लाई होगा। करना कैसे? इंटू का बटन दबाना है। यानी हम इंटू करेंगे 12 की 12 से ही, इक्वल करेंगे, करते रहेंगे इक्वल, ऊपर काउंटिंग देखते रहेंगे। अभी हमारे को ये काउंटिंग कहाँ तक ले जानी है? 17 तक ले जानी है, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा एक बार, सॉरी मैं इसमें कैलकुलेटर में नहीं कर पाऊँगा इसीलिए क्योंकि 12 जो है वो जो डिजिट है उसमें हमारे पास ये 12 से ऊपर डिजिट चले जाते हैं, इसलिए कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम जैसे ले लेते हैं 9, ठीक है। 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ मैं? 16 बार। तो ऊपर कितनी बार आना चाहिए? 17। तो अभी क्या करेंगे? इंटू किया, इक्वल का बटन दबाया। तो देखते हैं 17 बार इस कैलकुलेटर में आ पाएगा हमारे पास? नहीं, एरर आ गया। इस तरह 9 का भी ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। तो अब देखिए ज़रा, हम बात करें चलो 7 नंबर की। 7 इंटू, हमने ये करना शुरू किया और ये हमारे पास 16 तक ही हो पाया। कोई बात नहीं, ये भी हम जिस समझ से 3 ले लेते हैं। चलो 3 इंटू, अब देखिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं 14 15 16 17। 17 का मतलब 3 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई कर लिया? 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 16 बार। अब हमें क्या करना है बेटा? 16 बार मल्टीप्लाई तो कर लिया हमने। अब हमें ये चेक करना है कि इसका क्या जो 16 हमने कर लिया, तो अगर हम इसका करें थर्ड 3 बार अंडर रूट का बटन दबाएं तो इससे क्या होगा? 8th अंडर रूट आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 2 3 और ये 4। 4 का मतलब हो गया 4th। 4 बार आपने अंडर रूट का बटन दबाया यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये कितना हो गया? 1/16 यानी 16th रूट आ गया। अगर आपने कैलकुलेटर का बटन 2 बार दबाया, ठीक है, तो 4th रूट आ जाएगा। अगर आपने 3 बार बटन दबाया तो आपके पास 8th रूट आ जाएगा। और अगर आपने 4 बार बटन दबाया तो आपके पास 16वां रूट आ जाएगा, 16th रूट। और अगर आपने 5 बार बटन दबाया कैलकुलेटर का तो आपके पास कौन सा आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी 32 वाला आ जाएगा। और 32 के बाद जो आएगा नेक्स्ट वो आएगा 64। यानी हम कैलकुलेटर की ऑर्डिनरी मदद से बटन दबाकर अंडर रूट का, एक बार बटन दबाया स्क्वायर रूट, 2 बार दबाया 4th रूट, 3 बार दबाया 8th रूट, 4 बार दबाया तो 16th रूट, 5 बार दबाया तो 32 रूट, 6 बार दबाया तो 64 रूट। इनके बीच में आप कोई भी अंडर रूट नहीं निकाल सकते कैलकुलेटर की मदद से इस वाले बटन से, ठीक है। मगर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसी कैलकुलेटर की मदद से हर तरह का अंडर रूट निकाल सकते हैं। थर्ड रूट, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, 8th रूट, 9th रूट, हर तरह का अंडर रूट जो भी आपको रूट निकालना है निकाला जा सकता है, ठीक है। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए जो मैंने आपको बताया कैसे हमें ये सोचना है। पहले ये आपको अपने दिमाग से करना है, बार बार कैलकुलेटर से करके देखिए। हर चीज़ लिखी हुई होती है। जैसे मान लीजिए 9 है, 9 इंटू, ये मैंने आपको ऊपर दिखाया 5 बार ऊपर आ रहा है, इसका 4 बार ये हो चुका है। अगर मैं इसको 4th रूट करूं तो मुझे कितनी बार अंडर रूट का बटन दबाना होगा? 2 बार। अब मैंने एक बार दबाया, 1 और 2, तो ये 4th रूट हो गया और वो 9 का है। तो हमने अपने आप ही 9 की 4 बार मल्टीप्लाई करी, हमें पता है इसका 4th रूट 9 आएगा, तो 9 ही आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए ज़रा एक बार आप, ठीक है। फिर मैं आगे आपको और अच्छी ट्रिक्स समझाता हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट होता है।